जय श्री राधे फ्रेंड्स। कहर ने नट बंद किया और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, ठीक हो गई, आप जरा चलाकर देखिए। कहर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा होश में आया और वह गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। दोनों गाड़ी लेकर निकल पड़े। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अथर्व ने कहर से पूछा, वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? आई मीन ऐसा सब कुछ कैसे कर लेती हो तुम अकेले, वह भी एक लड़की होकर? कहर ने जवाब दिया, क्या मतलब है आपका कि लड़की होकर? एक लड़की जितने अच्छे से मल्टीटास्किंग को हैंडल करती है और कोई भी नहीं कर सकता। इस बात पर अथर्व ने सहमति जताते हुए कहा, आई एग्री। मेरी खुद की बहन मुझे और मेरी छोटी बहन को और घर को और पूरे एम्पायर को एक साथ संभालती है, तो ये बात तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि एक औरत मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती है। मगर तुमने ये सब कैसे सीखा? आई मीन तुम होटल में वेटर का काम करती हो, तुम मैकेनिक भी हो, तुम्हें अच्छे कराटे स्किल भी आते हैं, यह सब तुम कैसे कर लेती हो? तुम्हारी फाइटिंग स्किल भी लाजवाब है, कहाँ से सीखा तुमने इतना सब कुछ? कहर ने सोचते हुए जवाब दिया, मेरी जिंदगी में एक वक्त आया था जब मुझे महसूस हुआ कि एक इंसान का ताकतवर होना कितना जरूरी है, खास करके लड़की का। मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आज की दुनिया में जहां औरतें नाजुक फूल जैसी बनकर रहने में खुश है, मैं कुछ अलग ही चूज किया है। एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन और काफी खतरनाक भी। कहर ने अपने जासूसी के प्रोफेशन के बारे में बात कर रही थी। उसने ना जाने कितने लोगों को बड़ी आसानी से मारा है, मगर किसी बेकसूर को नहीं। सिर्फ उन लोगों को जो इस देश के लिए खतरा थे, या फिर वो लोग जो आतंकवादी थे। मगर इसके बारे में अथर्व को कोई आइडिया नहीं था। अथर्व को लगा शायद वह अपनी फाइटिंग स्किल और बॉडीगार्ड होने की बात कर रही है, मगर ऐसा कौन सा टाइम आया कि उसकी जिंदगी में ये सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। अथर्व ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी? आई मीन तुम्हारे छोटे भाई बहन को देखकर लगता है कि शायद तुम उस वक्त उनकी उम्र की ही रही होगी, या फिर उनसे थोड़ी बड़ी। इस पर कहर ने कहा, याद नहीं, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। और जब होश संभाला तो अकेली ही थी। अथर्व कंफ्यूज हो गया और उसे देखने लगा। उसकी कंफ्यूजन को कहर समझ गई और वो बोली, सौम्य और पायल मेरे सगे भाई बहन नहीं है, मैंने उन दोनों को अडॉप्ट किया है। यह सुनते ही अथर्व और भी ज्यादा हैरान हो गया। कहर की आंखों में हल्की उदासी छा गई, जिसे देखकर अथर्व को अपने सीने में जरा सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर में सन्नाटे के बाद अथर्व ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था। ये सब काफी मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, अकेले जीना, फिर खुद से इतना स्ट्रगल करना काबिले तारीफ है। कहर ने कहा, एक्चुअली आई हैव अ बिग ब्रदर जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, ऐसा बनने में मेरी मदद की है। इस पर अथर्व बोला, बिग ब्रदर? मगर तुम तो अनाथ हो, और अभी अभी तुमने कहा कि सौम्य और पायल तुम्हारे सगे भाई बहन नहीं है, फिर ये बिग ब्रदर? कहर ने जवाब दिया, उनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। बचपन में उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तब से मैंने उनको अपना बड़ा भाई मान लिया। मुझे तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर कहाँ रहते हैं। बस मेरी उनसे अक्सर फोन पर बात हो जाया करती है। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती तो हमेशा मेरी मदद कर देते हैं। खून का रिश्ता ना सही ना होते हुए भी उन्होंने मेरे माँ बाप होने का फर्ज निभाया। अथर्व ने कहा, तुम्हारी जान? क्या हुआ था तुम्हें? तुम किसी मुसीबत में फंस गई थी? अचानक ये जान वाली बात सुनकर पता नहीं क्यों अथर्व थोड़ा सा बेचैन हो गया। तो कहर के बारे में जानना चाहता था। कहर ने धीरे से अपना सर हिला दिया, पर इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई। एक बार फिर दोनों के बीच में सन्नाटा छा गया। अथर्व को पता नहीं क्यों कहर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। एक लड़की होकर वह कितना सरवाइव कर रही है। तभी एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। दोनों बस चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक खिड़की पर किसी ने खटखटाने की आवाज हुई। कहर खिड़की की तरफ देखती है, शीशा नीचे करती है। वो एक लड़की भीख मांग रही थी। दीदी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़े पैसे दे दो, लड़की ने कहा। लड़की की बात सुनकर कहर को अजीब सी बेचैनी हुई। अथर्व ने उस लड़की को पैसे दे दिए और वह चली गई, मगर वो लंगड़ा कर चल रही थी। अचानक कहर के माथे पर पसीना आने लगा। कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही ज्यादा भयानक चीज उसकी आंखों के सामने होकर गुजर गई। अतीत का एक बहुत ही भयानक मंजर याद आता है। बहुत सारे बच्चे जो चीखने चिल्लाने की आवाज, जलते हुए सरिये, बच्चों का रोना तड़पना, खून, और एक छोटी सी बच्ची जो बहुत जोर से रो रही थी क्योंकि उसके पैर तोड़ दिया गया था। अचानक कहर के चेहरे पर बड़े हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आ गए। अथर्व ने ये नोट किया। उसने कहर के कंधे पर हाथ रखा। कहर एकदम से थरथराते हुए होश में आई और अथर्व की तरफ देखने लगी। अथर्व ने उसे ऐसी हालत में देखा तो वह परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहर ने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे पानी की बोतल उठाई, पानी पिया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। कहर के अजीब बर्ताव से अथर्व को कुछ समझ नहीं आया, मगर वो महसूस कर रहा था कि कुछ तो अजीब है कहर के साथ, बहुत ज्यादा अजीब।
पेरिस के होटल में एक बहुत ही शानदार पार्टी थी। पार्टी में सारे बिजनेसमैन वहां पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे, मौजूद थे। राजवीर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुपचाप और खामोश। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती, जिससे राजवीर होश में आता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर उसका पेरिस वाला असिस्टेंट और कुछ टीम मेंबर्स खड़े हुए थे। सब के सब पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थे। राजवीर के असिस्टेंट ने कहा, सर आप पार्टी में आ रहे हैं ना? राजवीर ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर कहा, हाँ मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, तुम लोग तब तक चलो। उसके बाद वह लोग चले गए। राजवीर ने दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और गिरती हुई बर्फ साफ दिखाई दे रही थी। नजारा बहुत खूबसूरत था, मगर राजवीर की आंखों में कोई चमक या खुशी जैसा कुछ चीज नहीं थी। वह बस चुपचाप इस तरह खड़ा रहा। उसने सिगरेट जलाई और फिर उसे पीने लगा। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। 3 पीस सूट में वह इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि कोई उसे देखे तो उसके चेहरे से नजर ही ना हटा पाए। थोड़ी देर में अपने आप के साथ अकेला रहकर राजवीर वह फाइनल पार्टी में चला गया। राजवीर पार्टी में जाकर काफी लोगों से मिलता जुलता है। उसे नाम भूलने की बीमारी थी, जिससे वह वहां किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसलिए वह सबके नाम लेने से बचने की कोशिश करता है और नॉर्मली सबसे हंसते हंसते बातें करता है। उसके पास में कुछ और बिजनेसमैन खड़े थे, जिनके हाथों में ड्रिंक थी। वो पूरे हॉल में ऐसे सूट बूट वाले बिजनेस और खूबसूरत ड्रेस वाली खूबसूरत औरतों के साथ भरा हुआ था। हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। एक कोने में जलती हुई आग माहौल को हल्की सी गर्माहट दे रही थी। वहां और आराम से बैठने के लिए चेयर, सोफे, टेबल्स वगैरह लगे हुए थे। डेकोरेशन भी काफी ज्यादा प्यारी थी, एकदम सुकून और शांति देने वाली। तभी अचानक राजवीर जिन लोगों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, वो एक डायरेक्शन में देखने लगे। सबकी आंखें और मुंह अम्यूजमेंट के साथ खुल के उन्हें इस तरह देखकर राजवीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने भी उस डायरेक्शन में देखा जहां वो सब देख रहे थे, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी धड़कनें मानो सेकंड के लिए रुक ही गई हों। उसकी नजरें भी सीढ़ियों पर जम गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, ज्यादातर हॉल में जितने भी लोग थे सबकी नजरें सीढ़ियों पर जम गई। वहां एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी कन्या खड़ी थी, जिसने व्हाइट एंड स्काई ब्लू के मिक्स कलर का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। वह किसी जलपरी की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को स्टाइलिश किया हुआ था, पर बाल खुले हुए थे। चेहरे पर मेकअप था और आंखों में गजब का काजल। नूर सिंघानिया ने पार्टी में एंट्री करते ही सबके दिल की धड़कनों को रोक दिया। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देख लिया हो। धीरे धीरे चलते हुए नूर नीचे आने लगी। नूर की नजरें हॉल पर थी। सब लोग उसे अपने सीने पर हाथ रखकर देख रहे थे। यह देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर वह इतना समझ गई थी कि वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अपने आप पर प्राउड करते हुए नूर ने हॉल में एंट्री करी। नीचे आने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। वह अपने टीम मेंबर्स के साथ जाकर बातें करने लगी। राजवीर के बगल में खड़े हुए एक बिजनेसमैन ने कहा, हु इज दिस ब्यूटी इज सो ब्यूटीफुल। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत अप्सरा नहीं देखी। दूसरे ने भी कहा, हाँ कुछ तो बात है, वह वाकई में बहुत खूबसूरत है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। पर यह कौन है? तीसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद हमारे साथ ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई है, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ वही लोग इनवाइटेड है जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। यह सुनकर राजवीर थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज हो गया। उसने नूर की तरफ देखकर सोचा, ये लड़की इस पार्टी में, क्या यह भी कोई बिजनेस वूमेन है? क्या यह भी वाकई में ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई है? मैं इसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल में देख चुका हूँ। आखिर ये है कौन? खूब देर तक हॉल में खाना पीना चलता रहा। नूर हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर एक जगह पर खड़ी थी। तभी अचानक वहां राजवीर आता है अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए। जैसे ही वह आता है, एकदम से वह और नूर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नूर राजवीर को देखकर सोचती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। उसे देखकर पता नहीं कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर सिसोदिया। जब नूर ने राजवीर को हेलो कहा तो वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। अब वह क्या जवाब दे, यह समझ ही नहीं आया। उसने बस चुपचाप अपना सर हिला दिया, हेलो। इसके बाद वह अपने ड्रिंक का इंतजार करने लगा। नूर राजवीर से बोली, आज आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। यह सुनकर राजवीर थोड़ा और ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, आप भी। बाय द वे, आप कहाँ से आई हैं? आई मीन आप हैं कौन? पता नहीं क्यों राजवीर ने पूछा, पर उसने पूछ लिया। नूर राजवीर को देखकर समझ चुकी थी कि शायद वह भूल गया है, लेकिन अब उसे दोबारा कैसे याद होगा उसके बारे में। नूर ने कहा, मेरा नाम नूर सिंघानिया है, मैं मुंबई से आई हूँ। अचानक सिंघानिया सुनकर राजवीर के एक्सप्रेशन थोड़े कड़क हो गए। वह कंफ्यूजन
कंफ्यूज हो गया और हैरान भी। वह नूर की तरफ देखकर पूछता है, सिंघानिया, क्या सिंघाया एम्पायर से तुम बिलोंग करती हो? नूर जानती थी कि राजवीर सिसोदिया और अथर्व सिंघानिया बिजनेस राइवल्स हैं। ऐसे में उसे यह बताना ठीक नहीं होगा। वह अथर्व सिंघानिया की बहन है। तो उसने कहा, हर सिंघानिया सिंघानिया एम्पायर से बिलोंग करता है क्या? शहर में और भी बहुत सारे सिंघानियाज हैं मिस्टर सिसोदिया। बाय द वे, मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आई हूँ। नूर ने राजवीर को अपनी पूरी पहचान नहीं बताई। यह सुनकर राजवीर ने हल्का सा अपना सर हिला दिया। उसकी ड्रिंक आ गई और अपनी ड्रिंक लेकर वो चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। नूर कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर उसने राजवीर से कहा, मैं आपसे कुछ कहूँ? राजवीर ने नूर की तरफ देखा। नूर ने कहा, मैंने आपके साथ अगर बदतमीजी से बिहेव किया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज बुरा मत मानना। नूर की बात सुनकर राजवीर कुछ बोला नहीं। वह जानता था कि शायद आज से पहले नूर के सामने आरजे आया था और आरजे की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानता था। जब आरजे उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल करता था तो कुछ ऐसी हरकतें कर देता था जो राजवीर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, जैसे कि अनजान लड़कियों के साथ हुकअप करना, उनके साथ रातें गुजारना। और जब राजवीर के सामने वो लड़कियां अचानक आ जाती थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। शायद नूर के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ अगर उल्टा सीधा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। राजवीर सीरियसली अपोलाइज कर रहा था। नूर हल्का सा मुस्कुरा देती है। राजवीर लोगों की तरफ देख रहा था और नूर उसके चेहरे की तरफ। अपने मन ही मन में नूर सोचती है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था, बिना राजवीर की सिचुएशन को समझे हुए उस पर इतना गुस्सा दिखा दिया। वह इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है सब कुछ सोच समझकर करना चाहिए। एक गहरी सांस लेकर नूर बस राजवीर को देखती ही रही। इतना हैंडसम इंसान ऐसा नहीं है कि नूर ने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत देखे हैं, मगर राजवीर में अलग ही बात है। उसने जब उसे देखा तो उसके दिल में धुपचिक धुपचिक शुरू हो गया और समझ गई कि शायद यही उसका मिस्टर परफेक्ट। और उसके बाद कोई ना कोई बहाने बनाकर नूर राजवीर के साथ अच्छा खासा टाइम बिताती है, उसके साथ बातें भी करती है, इस चीज का ख्याल रखते हुए कि शायद राजवीर उसके बारे में भूल चुका है। इसलिए उसे राजवीर के दिमाग में फिर से अपनी मेमोरी बनाने होगी। नूर राजवीर से बोली, उन लड़कों से मुझे बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। राजवीर ने नूर की तरफ देखकर कहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ? नूर ने कहा, बोलो। राजवीर ने कहा, देखो, मैं पर्सनली इन चीज़ों में मानता ही नहीं कि लड़कियां कमजोर होती है, मगर अगर ऐसे अनजान शहर में तुम अकेली हो तो ऐसे किसी जगह पर मत जाओ। यह इतना नशा मत करो कि हमेशा होश ही खो बैठो। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। नूर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, आई नो, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, थैंक्स। राजवीर ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर दोनों वहीं पर खड़े रहे। थोड़ी देर में हॉल में थोड़ा नाचना यानी डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया। बहुत सारे कपल्स एक दूसरे के साथ डांस करने लगते। नूर वॉशरूम गई थी। जब वह हॉल में आई तो एक जगह जाकर खड़ी हो गई। तभी एक हैंडसम लड़के ने उसके पास आकर कहा, हेलो ब्यूटीफुल, मे आई डांस विथ यू? लड़के ने बड़े ही पॉलिटिकली नूर से डांस करने के लिए पूछा था, मगर नूर किसी के साथ डांस करना नहीं चाहती थी। वह इनफैक्ट यहाँ वहां नजर दौड़ा रही थी। उसे राजवीर के साथ डांस करना था। तभी अचानक उसने देखा कि राजवीर तो ऑलरेडी किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। यह देखकर उसका एक्सप्रेशन जरा खराब हो गए। एक खूबसूरत सी लड़की इस वक्त राजवीर की बाहों में थी और वे डांस कर रहे थे। उन्हें ऐसे देख नूर को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने भी सामने उस लड़के के हाथों में अपना हाथ रख दिया और कहा, श्योर। उसके बाद नूर भी उस लड़के के साथ फ्लोर पर जाकर डांस करने लगी। लड़के ने नूर को अपनी बाहों में लिया। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, एक दूसरे को टच किया, करीब आए और डांस करना शुरू कर दिया। हल्की म्यूजिक और धीमी लाइट्स में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर इस बीच नूर की नजरें बार बार राजवीर की तरफ जा रही थी, जो उस लड़की के साथ डांस कर रहा था। लड़की हंसते मुस्कुराते उससे बातें कर रही थी, जैसे उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन राजवीर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, जैसे उसे जबरदस्ती उस लड़की के साथ खड़ा कर दिया गया हो। डांस करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। तभी अचानक डांस में एक तकनीक अपनाई जाती है, कपल स्वैपिंग। डांस करते करते हर कपल अपने दूसरे पार्टनर के साथ स्वैप करना था। जब स्वैप करने की बारी आई तो जिस लड़के से नूर को अपनी बाहों में लिया हुआ था वह नूर को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वह उसकी खूबसूरती में डूबा हुआ था। जब पार्टनर स्वैप हुए तो नूर ने देखा कि वह लड़का उसे छोड़ नहीं रहा। इस बात पर नूर ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? पार्टनर स्वैप करना है ना? लड़के ने नूर के साथ डांस करते हुए कहा, ओ सॉरी, मैं भूल गया, अगली बार करेंगे।
नूर को यह बात ऑकवर्ड लगी, मगर उस लड़के का कोई इरादा नहीं लग रहा था कि वह उसे अपनी बाहों से आज़ाद करेगा। अब अगली बारी फिर से पार्टनर स्वैप करने की आती है। जब फिर से स्वैप करने का मौका आता है तो नूर देखती है उस लड़के ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। उसने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नूर ने हल्के गुस्से में कहा, ये क्या है? तुमने फिर से मुझे स्वैप नहीं किया और ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। लड़का मुस्कुराता हुआ बोले, इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को भला मैं कैसे अपनी बाहों से आजाद कर सकता हूँ और किसी और की बाहों में जाने दे सकता हूँ? यह मुमकिन ही नहीं। उसकी बात सुनकर नूर हैरान रह गई। वो झटपट उसकी बाहों से आजाद होने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा ना छोड़ो, मगर लड़के ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। लाइट थोड़ी धीमी थी इसलिए किसी का इस पर ध्यान नहीं गया, मगर राजवीर जो कि एक लड़की की बाहों में लिए डांस कर रहा था वह ये सब देख रहा था। अचानक उसकी नजर नूर पर चली गई। वह समझ तो पा नहीं रहा था कि वे लोग क्या बातें कर रहे, लेकिन यह देख सकता था कि वो बहुत साफ साफ कि नूर उस लड़के की बाहों में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। वह पीछे होने की कोशिश कर रही है। उसने सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा धकेलने की कोशिश कर रही है, मगर लड़के ने उसकी कमर को इतना जोर से पकड़ा हुआ है कि वह पीछे जा ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे को देखकर भी लग रहा था कि वह खुश नहीं है, इरिटेट हो रही है, गुस्सा हो रही है, जबकि वह लड़का बड़े ही गंदे तरीके से मुस्कुरा रहा था। यह देखकर राजवीर की आंखें कड़क हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वह समझ जाता है कि जरूर प्रॉब्लम है। शायद नूर उस लड़के के साथ डांस करना नहीं चाहती, मगर वह लड़का उसे जाने नहीं दे रहा। राजवीर कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके बाद एक बार फिर से पार्टनर के स्वैप होने का टर्न आया। डांस करते करते राजवीर अपने पार्टनर के साथ नूर और उस लड़के के करीब आया। उनके बिल्कुल बगल में आकर डांस करने लगा। जब पार्टनर स्वैप हुए तो एक बार फिर से उस लड़के ने नूर को कस के पकड़ लिया। वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। राजवीर ने अपने पार्टनर को स्वैप किया और नूर का हाथ जोर से अपने हाथ में पकड़ लिया। नूर हैरान रह गई, मगर वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही राजवीर ने उसके हाथ को पकड़कर थोड़ा फोर्सफुली अपनी तरफ खींच लिया। इतना जोर कि नूर अपने आप को उस लड़की की बाहों से आजाद होकर राजवीर की बाहों में आ गई। जब उस लड़के ने यह देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नूर ने भी हैरान होकर राजवीर को देखा। फिर उसने महसूस किया कि अब वह उस लड़के की बाहों से आजाद राजवीर की बाहों में है। पता नहीं क्यों उसका दिल जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि राजवीर कड़क आंखों और काफी गुस्से भरे चेहरे से उस लड़के को घूर रहा है। वह लड़का अब राजवीर को अपनी तरफ देखते हुए पाता है तो काफी ऑकवर्ड हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद राजवीर अपनी पलकों को उस लड़के से हटाकर नूर की तरफ करता है। वह देखता है कि नूर पूरे अम्यूजमेंट के साथ उसे देख रही थी। उसके हाथ राजवीर के सीने पर थे और राजवीर के हाथ नूर की कमर पर। वह उसकी बाहों में थी। उसके परफ्यूम की महक उसे बहका रही थी। राजवीर ने जो हरकत की उसके बाद तो नूर का दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगा। वह राजवीर को अपनी तरफ देखता हुआ देख रही थी। पता नहीं क्यों राजवीर के दिल में भी हलचल पैदा हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे की आंखों में जैसे डूब गए थे। नूर ने राजवीर से कहा, थैंक यू। राजवीर ने नूर से कहा, जब तुम्हें पता है कि वह लड़का जबरदस्ती तुम्हें अपने करीब किए हुआ है तो तुम उसके गाल पर खींच के एक थप्पड़ जड़ देना चाहिए था। इस बात से नूर थोड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कौन था वह इडियट, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। इस पर राजवीर ने कहा, तमाशा के डर से क्या तुम अपने आप के साथ ऐसी कोई भी हरकत होने दोगी? नूर ने राजवीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और खुद के लिए थोड़ी सी फिक्र भी दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आगे से ख्याल रखूंगी। राजवीर नूर से बोला, लगता है तुम पैदा ही प्रॉब्लम्स में पड़ने के लिए हुई हो, मगर हर बार मैं तो नहीं आऊंगा ना। तुम्हें बचाने के लिए थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। इतनी बड़ी हो गई हो पर दिमाग अभी लगता है किसी बच्चे का है। इस बात पर नूर बेचारा सा मुंह बना लेती है और कहती है, ऐसा मत कहो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँ कि मैं ही प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। मैं जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा करती हूँ। इस बात पर राजवीर अपनी आंखें रोल करता है, पर नूर का बना हुआ चेहरा उसे अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि वह इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि राजवीर ना चाहते हुए उसकी खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रह जाता है। एक रोमांटिक सा गाना बजता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में डांस करते हैं। इस दौरान कई बार पार्टनर स्वैप होते हैं, मगर राजवीर नूर को अपनी बाहों से आजाद नहीं करता और नूर इस चीज में बहुत ज्यादा खुश थी। वह खुद राजवीर की बाहों से दूर नहीं जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने आसपास के लोगों का भी कोई होश नहीं था। थोड़ी ही देर में नूर यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं पर था, इतनी जल्दी आंखों के सामने से गायब हो गया। पता नहीं आदमी है या मिस्टर इंडिया। नूर राजवीर को ढूंढ रही थी। डांस करने के बाद वह कहीं चला गया और उसके बाद दिखाई ही नहीं दिया।
नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर गया तो गया कहाँ। वह पलटने लगती है, तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा था। वह कोई और नहीं, वही लड़का था जो नूर के साथ डांस कर रहा था और उसे पकड़कर खड़ा था। बदतमीज लड़का। उसे देखते ही नूर के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। वह वहां से जाने लगती है कि लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। नूर को गुस्सा आ जाता है। वह पलटकर लड़के की तरफ देखती है तो लड़का उसे अपने करीब खींच लेता है। नूर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह लड़का नूर के करीब लाते हुए बोलता है, अब इतनी भी क्या नाराजगी है? मैं कब से तुम्हें नोट कर रहा हूँ, कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी? इस बात पर नूर ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं तुम जैसे लड़कों को देखना तक नहीं चाहती। ढूंढना तो दूर की बात है, और अगर तुम ढूंढ भी रही हो तो तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारने के लिए। वो क्या हरकत थी जो तुमने स्टेज पर की थी, और ये क्या कर रहे हो अभी? मेरा हाथ छोड़ना, वरना सबके सामने ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। इस पर लड़के ने थोड़ा अम्यूजमेंट के साथ कहा, क्या बात है, जितनी खूबसूरत हो उतनी ही तेज भी हो। आई लाइक इट, बुरा मत मानो, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। यह कहकर वो लड़का नूर का हाथ छोड़ देता है, मगर उसे जाने नहीं देता। नूर इरिटेट होकर बोली, जो बकवास है जल्दी खत्म करो। लड़के ने कहा, प्लीज डोंट माइंड, पर तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर से हट ही नहीं रही। पहली बार किसी लड़की को देखकर मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर तो मेरा दिल ही आ गया है। इस बात पर नूर ने अपनी आईब्रोज को उठाते हुए कहा, रियली? वैसे ये कोई नई बात नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। ज्यादातर लड़के मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर तुम्हारा मेरे ऊपर दिल आ गया है तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। लड़का मुस्कुराकर बोला, इतने में ही भाव मत खाओ, कोई आम लड़का नहीं हूँ मैं। अभी एक बिजनेसमैन हूँ, अपने डैड से अच्छे खासे बिजनेस को हैंडल करता हूँ। सुना, यहाँ तुम अपने बॉस के साथ आई हो, एक मामूली एम्प्लॉय हो। तुम्हारे लिए तो ये गोल्डन चांस है कि एक अमीर और पैसे वाला लड़का तुम्हें इतना भाव दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। इस बात पर नूर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं मामूली एम्प्लॉय नहीं हूँ या सड़क छाप कोई भिखारी। मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऑल राइट, अब चुपचाप हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। नूर जाने लगती है, मगर अब लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वह नूर को पकड़कर थोड़ा साइड में ले जाता है और फिर दोनों कंधों को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है, बाकी लोगों की नजरों से थोड़ा दूर। नूर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कन तेज। वह लड़का नूर की आंखों में देखते हुए काफी कड़क आवाज में बोला, मैं यहाँ तुमसे प्यार की बात कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा तो एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। तुम जैसी 2 कौड़ी की एम्प्लॉय इतने एटीट्यूड के साथ भरी हुई अच्छी नहीं लगती। नो, कम ऑन, अब तुम चुपचाप मान भी जाओ। वह लड़का नूर के करीब आने लगता है उसे किस करने के लिए, मगर नूर एकदम से पीछे धकेलती है और जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वह नूर को जोर से थप्पड़ मारने वाला होता है। नूर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल वह अपने गाल पर एक तेज थप्पड़ महसूस करने से के डर से, मगर कुछ सेकंड तक उसे अपने गाल पर कुछ महसूस नहीं होता है। अपनी आंखें उठाती है और आंखें खोलकर देखती है तो जो देखती है हैरान रह जाती है। उस लड़के के हाथ किसी और ने जोर से पकड़ रखा था। वह लड़का खुद हैरान था। उसने अपना सलाइवा गटक लिया और खुद की गुस्से में खड़ा एक आदमी यानी राजवीर सिसोदिया ने उसका हाथ को कस के पकड़ रखा था। राजवीर की आंखें बता रही थी जैसे अभी इसी वक्त वह उसे जिंदा जला देगा। राजवीर को वहां देखकर नूर ने थोड़ी राहत की सांस ली। राजवीर ने उस लड़के के मुंह पर इतना जोर घूसा मारा कि वह दीवार से टकरा गया। उसका पूरा जबड़ा हिल गया और वह जमीन पर गिर गया। राजवीर उसके पास गया, उसके कॉलर को पकड़कर दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया और गुस्से से बोला, जब इस लड़की ने तुमसे कहा ना कि मुझसे दूर हटो, तो तुम उसमें क्यों इंटरेस्टेड हो? वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम्हें प्यार से उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसके डिसीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग अपनी मर्यादा लड़कियों को दिखाने में बहुत बड़ी बात समझते हो। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इस लड़की के आसपास भी मैंने तुम्हें पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा तो दोबारा अपनी कंट्री में वापस नहीं जा पाओगे, और ना ही तुम्हारी फैमिली को कभी पता चलेगा तुम कहाँ गए और लौटकर नहीं आए, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से। राजवीर ने उसे जोर से धक्का दिया और वह लड़का जमीन पर गिर गया। जैसे तैसे खड़ा होकर वह गुस्से से वहां से चला गया। राजवीर ने पलटकर नूर को देखा जो हैरानी से दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो ना? उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी थी। नूर ने हल्के से अपना सर हिला दिया। वह राजवीर के करीब आई और उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। नूर के इस अचानक के हाव भाव से
राजवीर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, बस चुपचाप खड़ा रहा। नूर ने उसे जोर से गले लगाते हुए कहा, एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। राजवीर ने धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठाया और नूर की पीठ पर हल्के से थपथपाया। इट्स ओके, उसने धीरे से कहा। कुछ सेकंड तक दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में लिए खड़े रहे। उसके बाद नूर ने गले से अलग होकर पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। इस पर राजवीर ने कहा, पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? यह सुनकर नूर थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और बोली, नहीं, बस तुम अचानक चले गए तो मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत। इसके आगे वह कुछ नहीं बोली। राजवीर ने कहा, हाँ वो एक्चुअली मैं कुछ लेने गया था। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास जो लौटाना चाहता हूँ। नूर कंफ्यूज होकर बोली, मेरी अमानत? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद राजवीर ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। वह एक डायमंड का ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट को देखते ही नूर चौंक गई। यही ब्रेसलेट था जो कॉन्फ्रेंस के दौरान खो गया था जब वह राजवीर को अस्पताल लेकर गई थी। राजवीर ने कहा, यह हॉस्पिटल में गिर गया था, तुम्हारा ही है ना? नूर ने उसे देखकर कहा, हाँ ये मेरा ही है। राजवीर ने ब्रेसलेट उसे दे दिया। नूर मुस्कुराकर ब्रेसलेट लेती है। राजवीर ने पूछा, तुमने कहा कि तुम एक एम्प्लॉय हो और यहाँ अपने बॉस के साथ आई हो। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई बिजनेस करता है? नूर ने राजवीर के सवाल पर कहा, नहीं तो क्यों? राजवीर ने कहा, फिर ये डायमंड का ब्रेसलेट काफी महंगा लगता है। कितनी सैलरी है तुम्हारी? इस पर नूर ने जवाब दिया, अच्छा ये, अरे नहीं, ये तो नकली है, रियल डायमंड नहीं है, बस उसकी कॉपी है, सस्ते वाला। राजवीर थोड़ा हैरान हुआ। उसने ब्रेसलेट को गौर से देखते हुए कहा, कमाल है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। नूर हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरे पास भला इतने महंगा ब्रेसलेट कैसे आएगा? और अगर होता तो उसके खोने पर तो मैं पागल ही हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक नकली डायमंड का ब्रेसलेट है, लेकिन लौटाने के लिए थैंक यू। राजवीर ने हल्का सा सर हिलाया। वह दोनों वहां से पार्टी की तरफ जाने लगे। तभी अचानक नूर का पैर फिसला हुआ जोर से जमीन पर गिर पड़ी। आह! नूर को एकदम से गिरता हुआ देख राजवीर ने तुरंत पकड़ लिया। ओ माय गॉड, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आर यू ऑल राइट? नूर ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए अपने पैर को पकड़ते हुए कहा, मेरा पैर मुड़ गया। नूर ने काफी हाई हील्स पहन रखी थी। राजवीर ने कहा, ओ माय गॉड, लगता है मोच आ गई। तुम्हें इतनी हाई हील्स पहनने की क्या ही जरूरत थी? नूर को काफी दर्द हो रहा था। उसने कहा, ड्रेस पर यही चलती है, पर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। राजवीर ने कहा, ऐसे में तुम्हारा चलना ठीक भी नहीं होगा। एक मिनट रुको। राजवीर ने नूर को थोड़ा सीधा किया और अपनी बाहों में उठा लिया। नूर थोड़ा हैरान होकर बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? राजवीर ने कहा, तुम्हारा पैर मुड़ गया है, अब अगर इस पर चोट पड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा पार्टी में रहना चाहिए। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलता हूँ। यह बोलकर राजवीर नूर को पार्टी से निकालकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। नूर की बाहें राजवीर के गले में थी और वह मुस्कुराकर राजवीर के चेहरे को देख रही थी। राजवीर उसे बाहों में लेकर बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में आगे बढ़ रहा था। जब उसने देखा कि नूर मुस्कुराकर उसे देख रही है तो वह बोला, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी को ऐसे घूरना बुरा होता है? इस बात पर नूर ने कहा, अब क्या करूं? तुम हो ही इतने हैंडसम कि मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से हट ही नहीं रही। राजवीर ने नूर की तरफ देखते हुए सोचा, पागल लड़की है, सरेआम फ्लर्ट कर रही है। यह कहते हुए उसने गहरी सांस ली और नूर की बात को इग्नोर कर दिया। फिर वह उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर ले जाने के बाद उसने दरवाजा खोला और नूर को अंदर लेकर आया। फिर धीरे से बेड पर उठाकर बिठा दिया। उसने नूर के सैंडल उतारे और बोला, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी मेडिसिन का इंतजाम करता हूँ। राजवीर जाने लगा, तभी नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने पलट कर देखा। नूर ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, हल्का सा पैर मुड़ गया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। राजवीर ने कहा, फिर भी तुम्हें दर्द हो रहा है? नूर बोली, दर्द होगा अगर तुम चले जाओगे। अचानक नूर की बात सुनकर राजवीर थोड़ा चौंक गया। उसे लगा जैसे एकदम से उसकी हार्ट बीट स्किप करने लगी। नूर जिस तरह से उसे देख रही थी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राजवीर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। नूर राजवीर से बोली, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, मुझे तुम्हारे साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर वह नहीं रुक सकता था। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नूर राजवीर को रोकना चाहती थी मगर पलक झपकते ही राजवीर कमरे से चला गया। नूर मुंह बनाकर बैठी रही। राजवीर तुरंत भागता हुआ अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने एक दो गहरी सांस ली। यह लड़की, पता नहीं क्या इसके आसपास होने से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर उसने अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल किया और फ्रेश होने के लिए चला गया। अगली सुबह नूर होटल से बाहर निकल रही थी। तभी उसने देखा कि राजवीर अपनी गाड़ी के पास खड़ा है। वह गाड़ी के अंदर बैठने वाला है।
वैसे ही नूर अपनी गाड़ी के पास जाने वाली थी। वह राजवीर को देखते ही उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। वह भागकर राजवीर की गाड़ी के पास आई और उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गई। फिर वह राजवीर से बोली, मुझे यहाँ के एक बड़े मॉल में ले चलो। अचानक नूर की इस हरकत से राजवीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से नूर की तरफ देखने लगा। नूर ने अलग कपड़े पहने हुए थे। वह उसमें भी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। नूर अचानक उसकी गाड़ी में आ गई। यह देख राजवीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह नूर से बोला, यह क्या हरकत है नूर? राजवीर की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली क्या है ना कि आज कुछ काम नहीं है तो सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर लूं। जल्द ही हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं अभी तक कोई शॉपिंग भी नहीं कर पाई, तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। इस बात पर राजवीर की आंखें कड़क हो गई और बोला, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो अकेले जाओ या अपने टीम मेंबर्स के साथ जाओ, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? नूर ने मुंह बनाते हुए राजवीर की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था। क्या इतना भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? राजवीर स्पीचलेस हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। नूर ने तुरंत जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, चलो चलो ना, अब जल्दी करो, मुझे बहुत सारा काम है। नूर की जल्दबाजी देखकर पता नहीं क्यों राजवीर का मन ही नहीं कर पाया मना करने का और गाड़ी लेकर वह लोग वहां से चले गए। जल्द ही वे एक बड़े से मॉल के बाहर पहुंचते। नूर गाड़ी से निकलती है और राजवीर से बोली, तुम भी बाहर चलो जल्दी करो। राजवीर बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, अब जाओ शॉपिंग करो। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मैं वापस जा रहा हूँ। नूर ने कहा, तुम वापस कैसे जा सकते हो? तुम मेरे साथ शॉपिंग पर आए हो, तुम मेरे साथ शॉपिंग करनी होगी। इस बात पर राजवीर डिसबिलीफ के साथ नूर को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम सच में इलाज की जरूरत है। कल मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ्रैंक हुआ और तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। मैडम, अब जाइए यहाँ से। नूर ने अपनी आंखें रोल की, भला इतनी आसानी से कैसे मान जाती। उसने गाड़ी का दरवाजा खुला, राजवीर का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर निकाला। उसे लेकर मॉल के अंदर चली गई। राजवीर का मुंह खुला और आंखें खुली रह गई। यह लड़की आखिर अपने आप को समझती क्या है? नूर राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, कल रात तुमने जो भी कुछ किया मेरे लिए, उसका थैंक यू बोलने के लिए मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग पर लेकर आई हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी शॉपिंग का बिल मैं ही भरूंगी। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम मुझे अच्छे इंसान लगे और फिर कल जो तुमने कुछ भी हुआ उसकी वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है। नूर की बात सुनकर राजवीर कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है वह लड़का जो कल रात बदतमीजी कर रहा था? वह आज सुबह फिर से मुझे होटल में मिला था। नूर ने जवाब दिया, मेरे पीछा करने लगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर वह वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लेके आना पड़ा। और फिर कल तुमने जो मुझे बचाया उसके लिए मेरी तरफ से मैं तुम्हें शॉपिंग करवाना चाहती हूँ। नूर की बातों को समझते हुए राजवीर ने कहा, देखो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी और कम से कम तुम्हें मुझे पहले से बता देना चाहिए था। अचानक मुझे खींचकर ले आई, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या जरूरी काम है? मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर तुम चले गए, उस लड़के ने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी। असल में नूर झूठ बोल रही थी, वह लड़के उसका होटल में मिले ही नहीं थे। वह सिर्फ राजवीर को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, इसलिए बहाना बना रही थी। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। वह इरिटेट हो रहा था मगर कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप नूर के साथ शॉपिंग करने चला गया। राजवीर ने कोई शॉपिंग नहीं की, वह बस चुपचाप खड़ा हुआ था। नूर अपने लिए और राजवीर के लिए कपड़े ले रही थी। राजवीर के मना करने के बावजूद भी उसने जबरदस्ती राजवीर के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदे और फिर उसे ट्राई करवा के भी देखा। नूर ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी। राजवीर को जबरदस्ती कपड़े देकर अंदर भेजा और कहा, पहनो और पहनकर दिखाओ। राजवीर को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह कहाँ फंस गया है, पर हैरानी की बात तो यह थी कि वह चुपचाप नूर की बातें मान भी रहा था। राजवीर के लिए कुछ ड्रेस लेने के बाद खुद के लिए ड्रेस ली। वह ट्रायल रूम के अंदर गई, ड्रेस ट्राई कर रही थी। तभी उसने देखा कि ड्रेस के पीछे की चेन बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही, उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने दरवाजे को हल्का सा खोला और देखा कि राजवीर थोड़ी दूर पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। नूर ने हल्की सी आवाज लगाई और राजवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, फिर उसे वहां से आने का इशारा किया। राजवीर ने कॉल कट किया और नूर के पास आ गया। नूर ने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसे एकदम से ट्रायल रूम के अंदर खींच लिया। राजवीर की आंखें एकदम से बड़ी की बड़ी हो गई। व्हाट द हेल! अचानक राजवीर ट्रायल रूम की दीवार पर लगा हुआ था। नूर उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई।
नूर उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई थी। राजवीर की आंखें बड़ी हो गई उसके साथ और उसकी धड़कनें तेज हो गई। राजवीर होश में आकर बोला, यह क्या हरकत है? नूर ने कहा, वह एक्चुअली क्या है ना, मेरी ड्रेस पीछे से बंद नहीं हो रही थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, प्लीज इसे बंद कर दो। यह बोलकर नूर पलट गई। उसने अपने बालों को एक तरफ किया और राजवीर ने देखा कि नूर की पूरी पीठ साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी पीठ के पास जो चैन लगी हुई थी वह उसे शायद बंद नहीं हो रही थी। अचानक नूर का गोरा सा बदन देखकर राजवीर के रोंगटे खड़े हो जाते। वह अपना सलाइवा गटक लेता है। नूर राजवीर से बोली, इससे जरा बंद कर दो प्लीज। राजवीर काफी ऑकवर्ड होकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, मगर फिर वो बार बार उसकी नजरें नूर के बदन पर जाके चिपक जाती हैं। हाथों में हल्की सी थरथराहट थी, पर जैसे जैसे हिम्मत करके वह अपने हाथ ऊपर उठाता है, नूर की चैन बंद करने लगता है। बंद करते वक्त गलती से उसका हाथ नूर की पीठ से टच हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि उसके बदन में बिजली का करंट दौड़ गया हो। ठीक वैसे ही नूर को भी महसूस होता है जब उसे राजवीर का हाथ अपने हाथ पीठ पर महसूस होता है। उसके बदन का भी थरथराना शुरू हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए। निचले होठों के दांतों के बीच नीचे दबाकर आंखें बंद करके वह बस तेज धड़कनों के साथ राजवीर के हाथों की रिमोट मोमेंट को महसूस कर रही थी। राजवीर ने चैन को बंद किया, पर उसकी नजरें उसके गोरे बदन पर चिपक गई थी। राजवीर ने आंखें ऊपर उठाकर सामने आईने में देखा तो दिखाई दिया नूर ने काफी मदहोशी भरी एक्सप्रेशन के साथ आंखों को बंद किया हुआ था, जैसे वे राजवीर के हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही हो। यह देख राजवीर की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज। धीरे धीरे नूर ने अपनी आंखें खोली तो आईने में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आईने में एक दूसरे की आंखों को देखने लगे। राजवीर नूर के पीछे और नूर राजवीर के आगे खड़ी थी, मगर आईने में दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। नूर ने पलटकर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने अपनी पलकों को झुकाकर नूर की आंखों में देखा। नूर की हाइट कम थी राजवीर से। राजवीर ने नीचे मुंह करके और नूर ने थोड़ा ऊपर मुंह करके एक दूसरे को देखा। नूर की ने अपनी एड़ियों को उठाया और धीरे से राजवीर के करीब आई। राजवीर को महसूस हुआ कि उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा है कि मानो अभी बाहर निकल जाएगा। वह दीवार से चिपक कर खड़ा हुआ। धीरे से नूर उसके कान के पास आकर बोली, थैंक यू। राजवीर अपनी सांसों को रोक कर खड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। नूर अपने होठों को धीरे धीरे राजवीर के करीब लेकर आने लगी। राजवीर को पता नहीं क्या बस उसे ही देखता रह गया। तभी अचानक राजवीर को महसूस हुआ कि जैसे जैसे उसके सर में दर्द हो रहा है और आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है। एकदम से राजवीर ने नूर को पीछे ढकेला। नूर संभल नहीं पाई, दूसरी दीवार से जाकर टकरा गई, मगर ज्यादा जोर से नहीं। वह हैरान हो गई, मगर जब उसे राजवीर की तरफ देखा तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई और परेशानी में बदल गई, क्योंकि राजवीर ने अपने सर को हाथों के बीच में पकड़ लिया था, मानो किसी का इसका सर दर्द से फटा जा रहा हो। अचानक राजवीर की ऐसी हालत देखकर नूर घबराई। वह तुरंत राजवीर के पास आई, उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। यह बिल्कुल बुरा आदमी उसके करीब आकर मुझे जोर से हग लगा लिया। आरजे बाहर आने की कोशिश में था, मगर राजवीर ने उसे बाहर आने से रोक लिया। उसे तेज दर्द होने लगा, वह बहुत स्ट्रगल कर रहा था। नूर ने जब उसे गले लगाया तो कुछ वक्त के लिए राजवीर शांत हो गया। नूर के समझ के बाहर था कि आखिर यह सब हुआ तो सब कुछ क्या हो रहा है, मगर उसे इतना महसूस किया कि जब भी सर में तेज दर्द होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। पहली बार जब ये दर्द हुआ था तो राजवीर उसे भूल ही गया था। राजवीर अपने होटल रूम के बाथरूम में आईने के सामने खड़ा हुआ था। वह पानी में बार बार अपना हाथ मुंह धो रहा था। उसकी सांसें और धड़कनें बहुत तेज थी। उसके बाद अपने हाथों को जोर जोर से वॉश बेसिन पर मारना शुरू कर दिया, जैसे अपने अंदर का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी नजर उठाकर सामने आईने में खुद को देखा। उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर डेविल सी मुस्कान थी और आंखों में गुस्सा। वो परछाई राजवीर से बोली, मुझे बाहर निकलने दो राजवीर, लेट मी टेक आउट कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, वरना क्या होगा तुम जानते हो ना, तुम ज्यादा देर तक मुझे रोक नहीं सकते। राजवीर ऐसा लग रहा था जैसे आईने के दूसरी तरफ से परछाई है, वह आरजे है और राजवीर को डरा रही है, धमका रही। राजवीर ने आईने में खुद को ही परछाई को देखते हुए कहा, नहीं, ये मेरा शरीर है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता, चले जाओ, मैं तुम्हें अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल नहीं करने दूंगा, चले जाओ तुम यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। राजवीर की बात सुनकर आईने में उसकी परछाई अपने आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोली, क्या कहा तुमने, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी? हाँ। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर बेचैनी से नजरों से खड़ा बस उसे देखता रहा। आईने की परछाई ने राजवीर से कहा, कौन सा शरीर राजवीर, कौन सा शरीर? तुम तो उसी वक्त मर गए थे। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा शरीर भी खत्म हो गया होता। क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने तुम्हें बचाया था।
तुम कब के दम तोड़ चुके थे। और पता है क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो, बेबस हो, हमेशा से तुम कमजोर ही थे। तुम जैसे कमजोर इंसान को इस शरीर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें ये नई जिंदगी मैंने ही दी है, तो इस शरीर पे मैं तुमसे ज्यादा मेरा हक है। याद करो उस रात को, याद करो। आरजे की बात सुनकर अचानक राजवीर को कुछ याद आने लगा, अतीत के कुछ खतरनाक लम्हे। वो खतरनाक लम्हे, चारों तरफ खून, लाशें, एक छोटा सा बच्चा फांसी से लटक रहा था, फंदा उसके गले में है और वो काफी ऊंचाई पर बहुत जोर से छटपटा रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह खुद को बचाने में नाकाम था। कई देर छटपटाने के बाद उस लड़के की सांसें बंद हो जाती हैं। वह लड़का कोई और नहीं, राजवीर था। धीरे धीरे उसका छटपटाना बंद हो जाता है और वह बिल्कुल लाश की तरह हवा में लटकता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक गई, उसके शरीर में दम तोड़ चुका हो दिया हो। वह एक लाश बनकर लटक रहा था। अचानक राजवीर को जब यह सब कुछ बात याद आई तो वह अपने सर को जोर जोर से पकड़कर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं। वो एकदम से कोने में दुपक कर बैठ जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन, सांसें और धड़कनें तेज हो जाती हैं, पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ होता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने आरजे बिल्कुल उसके सामने घुटनों पर बैठा मुस्कुराकर उसे देख रहा है। तुम कमजोर हो राजवीर, तुम कमजोर हो, और तुम जैसे कमजोर इंसानों को जीने का कोई भी हक नहीं। सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ और इस शरीर को मेरे हवाले कर दो। राजवीर की सांसें तेज हो जाती हैं और धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं नहीं नहीं, चली जाओ यहाँ से, चले जाओ। राजवीर अपने कानों पर अपने हाथ रख लेता है, आंखों को जोर से बंद कर लेता है और अपने चेहरे को अपनी टांगों के बीच में छुपा लेता है। कुछ देर तक वह इसी तरह बैठा रहता है, बहुत डरा हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह बुरी तरह से, ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा बच्चा बहुत डरा हुआ है और इस वक्त उसे किसी के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी राजवीर का फोन जोर जोर से बजने लगता है। राजवीर होश में आता है, कांपते हुए हाथों से अपना फोन पॉकेट से निकालता है और स्क्रीन पर बिग ब्रदर नाम फ्लैश हो रहा था। राजवीर का शरीर कांप रहा था। उसे जैसे तैसे करके फोन उठाया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से गहरी आवाज राजवीर के कानों में पड़ी, राजवीर क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ आन्या घर के बाहर खड़ी हुई थी। आज वो अपने पुराने घर यानी मित्तल हाउस आई हुई थी, एक बहुत ही जरूरी काम के लिए। उसने हमेशा की तरह 100 किलो के वजन का गेटअप बनाया हुआ था। हमेशा ही आन्या को जब अपने पुराने गेटअप के रूप में आना होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा मेकअप और पूरे गेटअप को चेंज करना पड़ता था। वह वहां पर खड़ी हुई थी एक अजीब बेचैनी के साथ, उसके अंदर अपने पूरे घर को देख रही थी बेचैनी के साथ। यह वही घर था जहाँ वह ढेर सारे सपने लेकर आई थी जब बचपन में अनाथ आश्रम से उसका परिवार उसे वापस इस घर में लाया था। ना जाने कितने सपने थे उसकी आंखों में, कितनी उम्मीदें थी, खुशियां की कितनी चमक थी, मगर इस घर ने सिवाय उसे दर्द और आंसुओं के कुछ भी नहीं दिया। कई बार तो उसका मन होता कि वह वापस उसी अनाथ आश्रम में चली जाए, पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से वह नहीं जा पाए। उसके मन मारकर इसी घर में रहना पड़ा। लेकिन जब उसे यहाँ नक्श मिला तो उसे फिर इस जिल्लत भरे घर में रहने की एक वजह मिल गई। उसे क्या पता था कि वह वजह भी उसे सिर्फ दुख ही देगा। आन्या खड़ी हुई अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा। आन्या ने देखा तो चंचल उसे कॉल कर रही थी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से चंचल ने काफी चिंता भरी हुई और हल्के गुस्से भरी हुई आवाज में कहा, आन्या, आखिर मना करने के बावजूद भी तू वहाँ अकेली चली गई। अब चली ही गई है तो बता, सब ठीक से पहुंच गई ना? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तेरे साथ? देख, अगर बोल कुछ भी करे बेझिझक मुझे कॉल कर देना, मैं वहां आकर सबके सर फाड़ दूंगी। चंचल की खुद के लिए इतनी फिक्र देखकर आन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसकी आंखों में अब और भी घोर उदासी थी। उसने चंचल से कहा, सब ठीक है चंचल, मैं अभी अभी पहुंची हूँ, अभी अंदर जाने वाली हूँ, मैं तुमसे वापस लौटकर बात करती हूँ। दूसरी तरफ से चंचल ने गहरी सांस ली और कहा, अपना ख्याल रखना यार, जब भी तू इस घर में जाती है तो मेरा बड़ा दिल बेचैन होने लगता है। आन्या बोली, चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी ही लौट आऊंगी। चंचल को बाय बोलकर आन्या ने कॉल कट कर दिया और घर की तरफ देखकर सोचने लगी, आज इस घर में मैं आखिरी बार आई हूँ। जो भी यहाँ पर मेरे पास था वह सब इन लोगों को लौटाकर मैं इनकी जिंदगी में से हमेशा हमेशा चली जाऊंगी। मुझे अपनी नई जिंदगी में इन लोगों का साया भी नहीं चाहिए। आन्या ने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई, काले चश्मे पहने और एक लंबी सी छड़ी लेकर आगे बढ़ी। हालांकि वह देख सकती थी फिर भी अंधे होने का नाटक किया। अब वह फिर फिट हो चुकी थी और फिर उसने पहले की तरह मोटी भैंस होने का नाटक किया, क्योंकि अब वह अपनी नई आन्या को इन लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। घर के अंदर सब लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे। नक्श अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था। रूपाली भी वहां पर मौजूद थी और मिस्टर एंड मिसेस मित्तल यानी रूपाली के मम्मी पापा भी वहां पर थे। रूपाली की मॉम ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, कहाँ रह गई वह लड़की, कितना वक्त हो गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
इसको सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने से मतलब है। रूपाली ने अपनी मॉम के कंधे पे हाथ रख के उसे शांत करते कहा, मॉम प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, दीदी को यहाँ तक आने में शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं तो पहले ही कहा था कि मैं उन्हें जाकर ले आती हूँ, वह जहाँ कहीं भी होती मैं उन्हें गाड़ी में ले आती। इस बात पर रूपाली की मॉम ने कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके पास जाने की, वह आ जाएगी यहाँ पर चाहे जैसे भी आए, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। रूपाली नक्श के सामने न बनने की हरकत कर रही थी, हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वह खुद आन्या से इतनी नफरत करती थी कि यह सिर्फ वही जानती थी। नक्श की मॉम ने रूपाली से कहा, रूपाली बेटा हम जानते हैं तुम बहुत नर्म और साफ दिल की लड़की हो, अपनी बहन की बहुत इज्जत करती हो और बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, वह लड़की ना किसी की इज्जत के लायक है और ना ही किसी के प्यार के लायक, और उसका चरित्र तो मुझे पहले ही खराब लग रहा था। सालों पहले उसने छी छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा हुआ कि हमने उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया, अच्छा हुआ कि नक्श ने अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुना। तुम जैसी डॉटर इन लॉ पाकर हम तो बहुत ही ज्यादा लकी महसूस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर रूपाली यह सब सुनकर फूली नहीं समा रही थी, मगर बाहर से जब उसने नक्श के अनोइंग सफेद चेहरे को देखा तो अपनी माँ की बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। तो रूपाली ने कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी, मेरी दीदी बुरी नहीं है, उन्हें चाहे जो भी किया हो, पर वह मेरी बड़ी बहन है। रूपाली की बातें नक्श के दिल में घर कर रही थी। तभी अचानक नक्श का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने देखा कि आन्या दरवाजे के अंदर चलकर आ रही है। उसे देखते ही वह खड़ा हो गया और बोला, आन्या। उसकी आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। उन्होंने भी दरवाजे की तरफ देखा। एक 100 किलो की अंधी लड़की लकड़ी का सहारा लेकर आगे आ रही थी। नक्श तुरंत आन्या के पास गए, जबकि यह सब कुछ देखकर और आन्या को देखकर बाकी सबके चेहरे बन गए। कोई उसे देखकर खुश नहीं था। अगर उसके वहां होने का इकलौता खुशी का कारण था तो वह था कि वह अपने शेयर्स रूपाली के नाम करने आई थी। इस बात से सब खुश थे, मगर उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था। आन्या के पास पहुंचकर नक्श ने उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, आन्या तुम आ गई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। आन्या ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस नक्श को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी। तभी उसकी मॉम चिल्लाने की आवाज आई। आन्या के कानों में पड़ी। मिसेस मित्तल आगे आकर बोली, आ गई महारानी, इतने दिनों पहले घर छोड़कर गई थी, अब जाकर तुम्हें घर की याद आई है? पता नहीं कहाँ मुँह काला करवा रही थी इतने दिन से। अच्छा हुआ तुम चली गई थी, वरना मैं खुद ही तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती, आवारा कहीं की। नक्श ने रूपाली की मॉम से कहा, आंटी आंटी प्लीज शांत हो जाइए, उसे एटलीस्ट अंदर तो आने दीजिए। रूपाली तुरंत अपनी मॉम को शांत करने के लिए उनके पास गई और बोली, मॉम प्लीज शांत हो जाइए। अपने गुस्से को दोबारा रूपाली की मॉम शांत हो गई। अपनी मॉम की ऐसी घटिया बातें सुनकर आन्या को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, मगर अब इतना भी नहीं। वह पहले ही टूट चुकी थी, वह ऑलरेडी बहुत रो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों की कड़वी बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आन्या धीरे धीरे चलकर आई और नक्श ने उसे सोफे पर बिठा दिया। नक्श की मम्मी और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, कैसी हो आन्या, बड़े दिन से घर से गायब हो, अकेली हो, तुम्हारा कोई यार नहीं आया तुम्हें छोड़ने या लेने? उनके पास तुम आजकल अकेली रह रही हो। आन्या की मुठ्ठियां जोर से कस गई। नक्श ने अपनी मॉम से कहा, मॉम प्लीज क्या बोल रहे हो आप? इस पर नक्श की मॉम ने कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत बोला क्या? इतने दिनों से घर से गायब है, एक मोटी अंधी लड़की किसी के साथ तो रह रही होगी ना, अगर फुटपाथ पर भी रह रही होगी तो लोगों की नजर तो पड़ी होगी। आई होप किसी ने पहचान न लिया हो कि ये मित्तल खानदान की बड़ी बेटी। इस बात पर रूपाली के पापा ने हल्के गुस्से को दबाते हुए कहा, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है रूपाली, इसके अलावा हमारी कोई बेटी नहीं। सब लोग जमकर आन्या की बेइज्जती कर रहे थे। नक्श चुपचाप खड़ा देख रहा था। वह किसी को कुछ बोलता भी तो क्या बोले, उसकी बात तो कोई सुनने मानने को तैयार ही नहीं था। रूपाली अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, मगर बाहर से अपनी बहन की साइड लेने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि उसके बाद कोई भी नहीं मानेगा। उनको आन्या को गालियां देनी थी, वो दे रहे थे। आन्या अपनी जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसे सिर्फ दुख था कि वह इस घर की बेटी है, पर आज के बाद वह रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर आन्या ने कहा, अगर आप लोगों का मुझे गाली देना खत्म हो गया तो वह काम करे जिसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आन्या की बात सुनकर सब लोग अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। नक्श आन्या के पास आकर बोला, इतनी जल्दी क्या है आन्या, अभी अभी तो तुम आई हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा देता हूँ, पहले आराम से कुछ खा लो, आराम करो, उसके बाद बात करते। आन्या बोली,
उससे बोलती उससे पहले ही रूपाली की मॉम ने झल्लाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, घर के जितने भी लोग हैं सब खा चुके हैं, वह खाना खा चुके हैं, बाकी बचा हुआ खाना बाहर कुत्तों को डाल दिया गया है। हाँ, अगर अभी तक कुत्तों ने नहीं खाया तो मंगवा सकते हूँ आन्या के लिए, वो खा लेगी। नक्श समझ नहीं पा रहा था कि वे लोग क्या बोल रहे हैं। आन्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुत्तों का खाना है, उन्हें ही खाने दीजिए, वैसे भी दूसरों का हक मार कर किसी का पेट नहीं भरता। आन्या ने हक वाली बात साइकाइट्रिस्ट वे में बोली थी, जिससे सब लोग समझ गए थे। रूपाली के पापा को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर अपने गुस्से को कंट्रोल करके वे कुछ पेपर्स लेकर आए। उन्हें आन्या के सामने टेबल पर रखते हुए बोले, यह लो पेपर्स और जल्दी से इन पर साइन करो। मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, इन पेपर्स में यह लिखा हुआ कि तुम्हारे सारे शेयर आज के बाद तुम्हारी छोटी बहन रूपाली के होंगे। इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, ना ही कंपनी में। अब जल्दी से इन पर साइन कर दो। नक्श रूपाली के पापा से बोला, इतनी जल्दी क्या है डैड, थोड़ा वेट करते हैं। आन्या अभी तो आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, इसके बाद हम ये सब होता रहेगा। नक्श आन्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम चलो, मैं तुम्हें अब तुम्हारे कमरे में लेकर चलता हूँ, वह वहां पर थोड़ा आराम कर लो। आन्या ने अपने हाथ को पीछे करते हुए कहा, थैंक यू नक्श, और मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, फटाफट यह काम निपटाने के बाद मुझे निकलना है। यह बात सुनकर रूपाली की मॉम ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, जाना होगा अपने किसी यार के पास, फ्री में तो कोई भैंस को रखेगा नहीं अपने पास, पता नहीं क्या गुल खिला रही है बाहर। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है इस लड़की ने, मुझे तो यह बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उसके बाद वह अपने पति यानी मिस्टर मित्तल की तरफ देखकर बोली, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि हमारी एक बेटी काफी है, क्या जरूरत थी इस गवार को अनाथ आश्रम से घर लाने की। अगर तुम्हारे मॉम डैड ने फोर्स नहीं किया होता तो हम इसे कभी लेकर नहीं आते। आज तक इसने सिर्फ हमें जलील करवाया है और कुछ भी नहीं। रूपाली आन्या के पास बैठकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दीदी थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आई, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे ही नीचे उसने आन्या के हाथ में हल्का सा प्रेशर दे दिया, उसके नाखून उसके हाथ में चुभ गए, पर आन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रूपाली जानबूझकर उसे हर्ट कर रही है। इस घर में उसका अपना आखिर है ही कौन, हर कोई बस उसे जलील करने में लगा हुआ है। अगर पहले तो उसे इस चीज की आदत थी, मगर अब वह बहुत जल्दी ही अपने सारे कनेक्शन इस घर से काटने वाली थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी बार है जो ये लोग उसे इतना जलील कर रहे हैं। इन लोगों को शायद पता ही नहीं कि शायद वो किसकी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर डीडी को इस चीज की भनक भी लगी ना तो इन लोगों की हस्ती धूल में मिल जाएगी। आने ने नक्शे का नक्श पेपर और पेन दो, मुझे अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। नक्श ने सर हाँ में हिलाया, टेबल पर पड़े पेन और पेपर उठाकर आन्या को दे दिए। यह देखते ही सबकी आंखों में चमक आने लगी, खास करके रूपाली की बस सिग्नेचर करने की देर थी, उसके बाद सब कुछ उसके पास सब कुछ होगा, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, कंपनी, यहाँ तक कि नक्श और उसके खानदान का नाम भी सब कुछ उसका होगा। वह सब कुछ जो आन्या का होना चाहिए था रूपाली का होगा। उसने यह सब हासिल करने के लिए न सिर्फ बात बात पर यह घर वालों को सामने जाहिर किया कि आन्या उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, गवार है, बल्कि नक्श की नजरों में भी उसे गिरा दिया और वह पार्टी में उसे नशे की धुत कर किसी कमरे में भेजना ताकि उसका रेप हो सके। यह सब उसने इस इरादे से किया कि घर वाले उससे हद से ज्यादा नफरत करने लगे। जब उसका प्लान कामयाब हुआ तो खुशी से चांद पर थी। नक्श ने भले ही कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में भी आन्या के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो गई। इस बीच रूपाली नक्श के साथ हद से ज्यादा वक्त बिताने लगी, यहाँ तक कि उसने अपना शरीर भी उसे सौंप दिया ताकि वह नक्श को अच्छे से अपने जाल में फंसा सके और अपने प्यार में कैद कर सके। और यही हुआ, नक्श रूपाली के प्यार में पूरी तरह से कैद हो गया। आज आन्या ना ही घर की रही ना ही घाट के, और रूपाली के पास सब कुछ था। यह चीज रूपाली के सीने में समा ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ आन्या को अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसके हाथ से छूट गया शायद सही हुआ और इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं था उसे। आन्या ने नक्श के गाइडेंस का पेपर साइन कर दिए। जैसे ही उसने पेपर साइन किए, रूपाली की मां ने तुरंत उसके हाथ से पेपर पेन छीन लिया और उन्हें चेक करने लगी। उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। आन्या खड़ी होती हुई बोली, अब आप लोगों का काम हो गया। उम्मीद है आप लोग मुझे जिंदगी में कभी दोबारा परेशान नहीं करेंगे। रूपाली की मां ने आन्या की तरफ देखा और कहा, हमें भी उम्मीद है कि तुम्हारा मनुष्य चेहरा हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। आन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह दरवाजे की तरफ जाने लगी, पर जैसे ही वह निकलने वाली थी रूपाली के दिमाग में कुछ खुराफाती चीजें आई। उसने आन्या की ड्रेस पर अपना पैर रख दिया। टू बी कंटिन्यू।
वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों प्लीज कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट से हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। प्लीज कमेंट करें। हर हर महादेव दोस्तों।